Very good morning to you all. This is class 10th, Social Science, Part History, Chapter number 1, The Rise of Nationalism in Europe. And today my topic is The Age of Revolutions 1830 to 1848. सो स्टूडेंट, इस टॉपिक के माध्यम से आज आप जानने की कोशिश करेंगे जो रिवॉल्यूशन हुई यानी कि जो क्रांति हुई वो क्रांति कहाँ कहाँ हुई और ये क्रांति 1830 से और 1848 तक चलती है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था गिसेपे मैसेनी, आपने देखा था कि इटली के अंदर उन्होंने सोसाइटीज़ बनाई थी। और इसके पहले आपने पढ़ा था द 1815 ट्रिटी ऑफ ट्रिटी ऑफ वर्सलिस। आपने उसमें देखा था कि जब वर्सलिस की संधि होती है तो उसमें बहुत सारे कंजर्वेटिव्स आ जाते हैं और कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट देयर शुड बी द मोनार्की गवर्नमेंट। उनका विश्वास था कि एक समाज के अंदर क्या होनी चाहिए, सोशल हायरार्की और मोनार्की गवर्नमेंट होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे रिवॉल्यूशंस क्रांतिकारी थे, जैसे कि गिसेपे मेज़ेनी के बारे में आप पढ़ा था। और आपने ये भी देखा था कि ड्यूक मैटरनी होस्टेड विद द ऑस्ट्रियन चांसलर, जो क्या था वो उसने होस्ट किया था ट्रिटी ऑफ वियना को। ओके, सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रिटी ऑफ वर्सलिस, मैंने यहाँ पे एक शब्द का यूज़ किया था, ट्रिटी ऑफ वर्सलिस, ट्रिटी ऑफ वियना और ट्रिटी ऑफ ऑस्ट्रिया। सब एक ही है, आप कंफ्यूज होने की दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, तो इसलिए इसे ट्रिटी ऑफ वियना बोला जाता है, यानी कि एक वर्सलिस के पैलेस में होता है, इसलिए इसको ट्रिटी ऑफ वर्सलिस भी बोलते हैं। तो आपने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि जो ड्यूक मैटरनिक था, कि ड्यूक मैटरनिक एक ने एक स्टेटमेंट दिया था। उसने कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नेचेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। अगर फ्रांस छींकेगा तो पूरे यूरोप को क्या लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी। क्योंकि आपने फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट किया था पढ़ना है कि फ्रांस के अंदर रिवोल्यूशन चल रही थी और उसी का इम्पैक्ट पढ़ करके और स्टेट पूरे यूरोप पे पड़ा था, इसलिए ये ड्यूक मैटरनिक ने स्टेटमेंट दिया था कि व्हेन फ्रांस स्नेचेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। अगर फ्रांस छींकेगा तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि अ कंजर्वेटिव regime that tried to the consolidate their the power, liberalism and the nationalism came to be increasingly associated with the revolutions in many regions of the Europe, such as the Italian, German states and the prominent Ottoman Empire, Ireland and the Poland. अब इसे आप ध्यान से समझिए। आयरलैंड, ग्रीक, इटली, जर्मन, ये सब किसके पार्ट हैं? ये पार्ट हैं यूरोप के। और इस चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद। जब ये इम्पैक्ट फ्रांस पे पड़ रहा था तो आसपास के जो राज्य थे उन पे भी इम्पैक्ट पड़ना स्वाभाविक था। जैसे कि आपने नेपोलियन बोनापार्ट को देखा था कि हर बिंगा सब लिबर्टी, वो जहाँ जहाँ जाता था उस देश को कनकड़ कर लेता था, वहाँ के लोगों को जीत लेता था। और ये इम्पैक्ट फैले ना, तो कंजर्वेटिज्म उन्होंने कर दिया हर जगह। किसको बैठा दिया था? वो था बर्बन डायनेस्टीज। ओके, Ireland and Poland. These revolutions led by the liberal nationalists belonged to the educated middle class elite, among who were the professor, school teacher, clerks, members and commercial middle classes. आपने पढ़ा होगा कि थर्ड स्टेट भी होते थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट में कौन आता था? क्लर्जी। सेकेंड में नोबिलिटी एंड थर्ड में पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, प्रोफेसर, स्कूल टीचर, कलर्स एट्सेट्रा लोग आते थे। तो ये लोग क्या होते थे? एडुकेटेड पर्सन होते थे। इनको पता था कि समाज के अंदर किस तरह के लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। एंड फर्स्ट टाइम द फर्स्ट upheaval that took place in the France in July 1830. The Bourbon kings, who had been restored the power during the conservative reaction after 1815, were now overthrown by the liberal revolutionaries, who installed a constitutional monarch with Louis Philippe at its head.
स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक का नाम है द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848। हम इसमें देखेंगे कि 1830 से और 1848 के बीच में कहाँ कहाँ क्रांति हुई थी। अगर हम करें फ्रांस की बात, तो फ्रांस इन जुलाई 1830 द बर्बन डायनेस्टी किंग हु हैड द रिस्टोर द पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शंस। आपने जब ट्रीटी ऑफ वियना में देखा था कि वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है। जब नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है तो कंजर्वेटिज्म बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड बी मोनार्की गवर्नमेंट, यानी समाज के अंदर मोनार्कल गवर्नमेंट होनी चाहिए एंड शुड बी हैरार्की, यानी कि समाज के अंदर क्या है, एक हैरार्की होना चाहिए। तो 1815 यानी कि 1815 में जो ट्रीटी हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो जो बैटल जो बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी, उस क्रांति में जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था तो जहाँ जहाँ से उसने हारी हुई स्टेट थी तो हर जगह पर बर्मन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया था। लेकिन कंजर्वेटिव थे, वो लोग पढ़े लिखे थे, वो चाहते थे कि समाज के अंदर गवर्नमेंट हो, लेकिन वो किस टाइप की गवर्नमेंट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, यानी कि संविधान हो, संविधान के अकॉर्डिंग क्या हो, राजा हो। जब वो राजा बनता है तो वहाँ का एक राजा बनता है फ्रांस का जिसका नाम है लुइस फिलिप वहाँ का राजा बनता है। अब वो राजा किस टाइप का होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, जिसमें पावर तो था राजा के पास लेकिन अब वो संवैधानिक पावर हो गया। इसी पर ड्यूक मेटरनिक जो क्या था, ऑस्ट्रिया चांसलर था, उसने एक शब्द का यूज किया। उसने कहा कि व्हेन फ्रांस इज नेचेस, जब फ्रांस चीखता है, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी कि अगर फ्रांस के अंदर कोई घटना होगी तो पूरा इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे पड़ेगा। इसलिए वो कहता है कि व्हेन फ्रांस इज नेचेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, अगर फ्रांस चीखेगा तो पूरे यूरोप पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है ये देखिए। The July Revolution sparked the uprising in the Brussels, which is the led by Belgium breaking up with the United Kingdom of the Netherlands. अब क्या हुआ कि जुलाई में एक क्रांति हुई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लुइस फिलिप वहाँ का राजा बनता है, तो मैंने बताया कि अगर इम्पैक्ट फ्रांस पे पड़ेगा तो पूरे यूरोप पे पड़ेगा। तो बेल्जियम जो था वो किंगडम ऑफ नीदरलैंड से क्या होता है, अलग हो जाता है। और इसी के इफेक्ट हो गया, यानी कि प्रभावित होकर और यूरोपीय कंट्रीज ने क्या कर दिया था, इसका आंदोलन कर दिया था, जिसमें से एक था ऑटोमन एम्पायर, जिसे आप आगे समझेंगे। And next topic is an event that mobilized and nationalist the feeling among the educated elite across Europe was the Greek for the independence। अब क्या हुआ, अब ग्रीक के लोगों ने भी मांग की कि हमारा एक देश क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ग्रीस की कैपिटल क्या है, एथेंस। इसे आप आगे समझिए। ग्रीक्स हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ग्रीक किसका पार्ट था, ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट था ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। 15वीं शताब्दी में उसका किसका पार्ट था, वो ऑटोमन अम्पायर का। ऑटोमन अम्पायर एक इस्लामिक कंट्री थी, ग्रीस एक क्या था, क्रिश्चियंस कंट्री थी, तो दोनों में मैच नहीं होता था। The growth of revolutionary nationalism in the Europe sparked the struggle for the independence amongst the Greek which began the 1821। अब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्यूक मेटरनिक ने स्टेटमेंट दिया था कि व्हेन फ्रांस इज नेचेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, अगर फ्रांस छींकता है तो पूरा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, यूरोप पे पड़ेगा। तो यूरोप का भी पार्ट क्या था, एक ग्रीस भी था। तो ग्रीस ने देखा कि ऐसा फ्रांस के अंदर होता है तो हम लोग भी अपने देश को आज़ाद कराना है। तो मैंने आपको बताया कि ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था ग्रीस। तो ग्रीस के लोगों ने ये कहा कि नहीं, हमें अपने देश को क्या कराना चाहिए, आज़ाद कराना चाहिए। The nationalists in the Greece got support from the other Greeks living the exile। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जान रहे थे कि जब गिज़बी मज़ेनी अपने देश को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे थे तो उनको देश से बाहर कर दिया गया था, जिसे एक्साइल बोला गया था। उसी तरह जो नेशनलिस्ट थे यानी ग्रीक के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने ग्रीक में नहीं थे क्योंकि ऑटोमन एम्पायर ने उन पर दबाव डाला था। तो जो नेशनलिस्ट थे यानी कि जो क्रांतिकारी थे वो एक्साइल पीपल थे, वो देश से बाहर थे, लेकिन तब भी ग्रीस को क्या करते थे, वो सपोर्ट करते थे। वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि वो अपने देश के प्रति क्या करते थे, लगाव रखते थे। और आप ये भी जानते होंगे कि बड़े बड़े फिलोसफर, बहुत बड़े जो दार्शनिक होते थे वो ग्रीस से ही निकलते थे। तो इसी बात पे जो एक्साइल पीपल थे वो कहते थे ग्रीक इज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशंस ऑफ यूरोप।
अगर आपको यूरोप के इतिहास को समझना है तो सबसे पहले आप किसको समझेंगे, ग्रीक को। यानी कि इसलिए ने एक्सेल पीपल ने बोला था कि ग्रीक इज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ यूरोप। यानी ग्रीक क्या है, क्रेडल, क्रेडल मीन्स कहता है पालना, जिसमें बच्चे क्या होते हैं, झूला झूलते हैं। यानी कि अगर आपको यूरोप का इतिहास को समझना है, सबसे पहले आपको ग्रीस को समझना पड़ेगा। तो आफ्टर दैट एंड वेस्टर्न यूरोपियंस हु हैड द सिंपैथीज फॉर एशियन ग्रीक कल्चर। यानी कि जो एक्साइल पीपल थे वो अपने देश से इतना प्यार करते थे कि वो अपनी प्राचीन सभ्यता को नहीं भूलना चाहते थे। पोएट्स एंड द आर्टिस्ट लाउड इट। वो जो कवि थे और जो पेंटर्स थे वो चिल्लाने लगे, वो कहते थे कि ग्रीक एज अ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ यूरोप। अगर आप ग्रीक को समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको आना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ अगर आपको यूरोप के इतिहास को भी समझना है तो ग्रीक को पहले क्या होगा, समझना पड़ेगा। एंड मोबिलाइज्ड द पीपल ओपिनियन द सपोर्ट द स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम अम्पायर। तो वहाँ के ग्रीक के लोगों ने क्या किया था, मुस्लिमों के खिलाफ क्या कहते हैं, अगेंस्ट खड़े हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑटोमन अम्पायर का क्या था, एक पार्ट था ग्रीस। तो आप अपने देश को बचाने के लिए ये अगेंस्ट द मुस्लिम अम्पायर, ये मुस्लिमों के खिलाफ यानी मुस्लिम सम्राट के खिलाफ क्या हो गए, खड़े हो गए। एक and the English poet Lord Byron organized the funds and later went to the fight in the war, where he died of the fever in 1824। अब क्या हुआ, एक इंग्लिश पोएट थे जैसे कि आप सकते हैं, वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, फंड यानी पैसे जुटाने ने कोशिश कर दिया था ग्रीक को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है 1824। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑन 1832 रिकॉग्नाइज द ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। आखिर क्या होता है कि ऑटोमन अम्पायर से एक समझौता, ये जिसे हम संधि बोलते हैं, उस संधि के अनुसार ग्रीक को क्या होगा, कर दिया गया था, ऑटोमन अम्पायर से मुक्त कर दिया गया था। सो स्टूडेंट, जैसे कि आज आप इस वीडियो में द एज ऑफ रिवोल्यूशनरीज में आपने फ्रांस, ड्यूक मेटरनिक और ग्रीक के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में द रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड नेशनल फीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।